नर्मदा, मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने के लिए जिसने महासभा अध्यक्ष के उम्मीदवारी हेतु अपना नाम आगे करा है, जिन्होंने यह चाहा कि युवा आगे आए, जिनकी ऐसी सोच है, जो ये कहते हैं कि महासभा अध्यक्ष कोई बने तो कोई युवा निकल के आगे आए जो महासभा का अध्यक्ष बने। हम आज मिलने आए हैं मल्लेश्वर के महासभा अध्यक्ष के प्रत्याशी श्री चैतन्य पटवारी जी से, और इनका साक्षात्कार लेके इनसे ये जानेंगे कि इनकी ऐसी क्या सोच है कि समाज इन्हें अध्यक्ष बनाए, महासभा अध्यक्ष के लिए इनको मतदान करे और इन्हें अध्यक्ष के लिए आगे करें। ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि अभी पिछले समय में इनका नाम नहीं सुना था, अचानक से ये नाम आया, तो क्या कारण हुआ। तो आइए मिलते हैं श्री चैतन्य पटवारी जी से और जानते हैं उनसे महासभा के बारे में कुछ कही अनकही बातें। स्वागत है चैतन्य जी आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने महासभा अध्यक्ष के लिए अपनी उम्मीदवारी जाहिर करी है, तो सर्वप्रथम तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी सोच क्या है, महासभा अध्यक्ष कैसा हो, चुनाव सर्वसम्मति या अभी हाल ही में हमने देखा कि 5 प्रत्याशी लगभग हो चुके हैं और भी नाम आने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सोच क्या है महासभा अध्यक्ष को लेकर। सबसे पहले तो यदि मैं अपने परिचय की बात करूं तो बहुत से लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, कुछ लोग जो नहीं पहचानते हैं, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं चैतन्य पटवारी पूर्व महासभा अध्यक्ष श्री बाबूराव जी पटवारी का पौत्र हूँ। मंडलेश्वर में स्थायी निवास करता हूँ और मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री बाबूराव जी पटवारी, जिन्होंने 1967 में हरदा महाधिवेशन में जिन्हें निर्विरोध महासभा अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने अपनी शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ 40 से 50 साल के आसपास की समाज सेवा में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि उस समय के एक माइलस्टोन कहे जा सकते हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जीवित है। अब यदि मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर, तो मेरी ऐसी सोच शुरू से रही है कि युवाओं को समाज में कभी भी एक खुला मंच या काम करने के लिए खुला आकाश कभी नहीं मिला। जब भी उन्हें किसी पद पे बिठाया गया, उन्हें हमेशा एक बेड़ियों के माध्यम से बांध के रखा गया, जबकि हम हमेशा देखते आए हैं कि युवा एक ऐसी सोच लेके चलता है जो कि बियॉन्ड द लिमिट होती है, कि जिस तक कोई भी इंसान, मतलब एक सामान्य इंसान जहां नहीं पहुंच सकता सोच को लेके, उस सोच पे युवा अपना काम करना शुरू करता है, और शुरू क्या करता है उसमें सफलता भी हासिल कर सकता है। तो हम वही चीज़ यदि समाज के उसमें अप्लाई करें, क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो समय है, वो एक टेक्नोलॉजी का युग है, और आज की इस टेक्नोलॉजी के युग को जितने अच्छे से एक युवा समझ सकता है, मैं नहीं समझता कि उसे कोई और अच्छे से समझ सकता हो। आपकी इसी बात पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी ने लिखा था मंच पे, मतलब कई जगह पे आपने ये सोच रखी कि युवा आगे आए, तो उन्होंने ये बताया कि भैया पूर्व में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी उम्र लगभग यही रही थी, युवा की उम्र। तो अब आप और इसमें क्या व्यक्त करना चाहते हैं कि युवा महासभा अलग से बना रखी है ना, युवाओं के लिए आपको जो काम करना है वहाँ पर पूरा ग्राउंड ओपन है आपके लिए। देखिए, मैंने एक चीज़ अभी इसके पहले भी कही कि मैंने हमेशा ये चीज़ पाई है कि युवा जब भी किसी दायित्व पे, समाज के किसी दायित्व पे रहा है, तो उसे हमेशा बेड़ियों में जकड़ के रखा गया है। तो इसके यदि हम ये भी बात करें इसमें कि पूर्व महासभा अध्यक्ष जो कि युवा रहे हैं, तो मैं उसमें आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भी युवा महासभा अध्यक्ष बन चुके हैं, क्या उन्हें उनके साथ में जो भी रहे हैं, उनकी टीम रही है, क्या उन्हें उस तरीके से कुछ काम करने की आज़ादी मिली है आज तक? शायद मेरे हिसाब से कभी नहीं। इसी पे मैं आगे
आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या ऐसा नया करना चाहते हैं, क्या एजेंडा है, क्या नहीं हुआ है? सब तो हुआ है, समाज में जागरूकता आई है, समाज जुड़ा है, एक दूसरे से सक्रिय हुए हैं सदस्य। जो आज से 10 साल पहले थे युवा, वो कहीं आगे बढ़ के आए हैं, अपने फुल एफर्ट्स के साथ में आए हैं। आप बताइए आपके क्या एजेंडे हैं जिससे समाज को या युवाओं को फायदा होगा? मेरा उसमें सिर्फ यही बोलना है कि युवा आज की तारीख में जो भी काम कर रहा है, उस काम को समाज द्वारा उसे उस काम की कोई प्रतिफल जिसको बोला जाता है, वो प्रतिफल उसको उस युवा को कभी भी मिल नहीं पा रहा है। आज हम अधिकतर चर्चाओं में यह बात करते हैं कि हमारे समाज की जनगणना होनी चाहिए। तो क्या आज के इस व्यस्ततम समय में क्या हमारे लिए या समाज के इकाइयों के लिए भी क्या ये चीज़ संभव है कि एक एक घर जाके मैन्युअली समाज की जनगणना की जा सकती है? मेरे हिसाब से शायद नहीं की जा सकती है। पर हाँ, यही हम टास्क, यदि यही कार्य हम उन युवाओं को सौंपते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। वैसे ही हमारे समाज के कुछ युवा ऐसे हैं जिसमें जयन चौरे, मधु टेंगले इस तरीके के काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने एक फॉर्म को बनाया है, उस फॉर्म को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के ग्रुपों पे सभी लोगों के पास तक पहुंचाया है। अब वो फॉर्म भर के इकाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो फॉर्म भर के व्यवस्थित तरीके से उस जगह पे वापस पहुंच जाता है, तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम 10 से 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर अपनी पूरे समाज की जनसंख्या का जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये काम आज की तारीख में एक युवा ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। हम सिर्फ बातें जरूर कर रहे हैं अपने एजेंडे में कि हमें समाज की जनगणना करनी है या समाज के लिए अन्य कोई काम करना है, पर हम उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को एक युवा के ही माध्यम से समाज तक पहुंचा पाएंगे। पूर्व की महासभा द्वारा जनगणना की गई है और एक आंकड़ा भी बताया गया था एक जगह पर कि जनगणना हुई है, तो इसमें आप शंका क्यों? इसमें शंका इसलिए है क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि पूर्व की जनगणना में आज भी समाज इकाइयों तक सीमित होकर बैठा हुआ है, पर इकाइयों के साथ में जो दूसरे समीपस्थ क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जहाँ पे 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 परिवार रह रहे हैं, क्या उनकी जनगणना हुई है उसको? आपने जो कहा ना कि जयंत पारे जी, मधु टेमले जी, शिवम पगारे जी या अन्य साथी युवा मोहित उपाध्याय जी और साथी प्रवीण चंद्रायन जी ये प्रयास कर रहे हैं कि एक लिंक बनाई है, लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे तो आपकी जानकारी एक डाटा में कैलकुलेट होगी। उसका एक बहुत ही अच्छा यह तरीका है या यह सोच है उसकी कि समाज को कैसे एकजुट रखा जाए। ये डाटा अगर कलेक्टेड होगा तो हम कहीं भी रह रहे हैं तो हम अपने आसपास के साथियों से मिल सकते हैं, रोजगार की गुहार के लिए प्रयास कर सकते हैं, कौन हमारे उच्च अधिकारी किन किन क्षेत्रों में हैं उनसे मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सही सोच है जयंत चौरे जी की। जयंत चौरे जी ने इसको लीड रोल लिया हुआ है, वो बार बार सभी दूर फॉर्म सर्कुलेट कर रहे हैं। उस लिंक पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है और अपनी जानकारी सबमिट करनी है। तो मेरा एक निवेदन, नर्मदा प्रखर का निवेदन कि जितने भी 45 वर्ष तक के युवा हैं, चैतन्य साहब, मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो जनगणना भी पूरी तरीके से नहीं होगी, उसमें 45 वर्ष तक के युवाओं का मांगा जा रहा है, तो अब फिर उसके आगे का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? जैसे हम ये 45 वर्ष की जनगणना यदि जिस दिन हम कंप्लीट कर लेंगे, हम उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं कि भैया अब इसमें 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी हैं, अब उनकी जानकारी, क्योंकि यदि हमारे पास 45 वर्ष की जानकारी यदि इकट्ठी हो जाती है तो मतलब हमारे पास उस परिवार के एक सदस्य की, कम से कम एक सदस्य की जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने भी काफी सक्रियता से उस मैसेजेस को फॉरवर्ड करा, सभी से निवेदन करा कि आप फॉर्म भरे। बड़ी मुश्किल से मोहित भाई ने एक आंकड़ा बताया था कि 510 और उसमें भी शायद डबल रिपीट हुए होंगे या कुछ हुए होंगे। तो ये सक्रियता है क्या कि आप किस तरीके से युवाओं को आगे लेके आएंगे? देखिए मतलब ये चीज यदि अभी बोली जाए तो कहाँ पर सर्कुलेट हुई है, हमें ये चीज भी देखना है। अभी तक ये चीज सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुई है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो भी उन ग्रुप्स में सर्कुलेट हुई है जो कि हम एक युवाओं के अखिल भारतीय स्तर के या पर्टिकुलर एक एरिया के स्तर के, जहाँ पे कि 200-250 युवा वहाँ पर मौजूद है।
तो उनके माध्यम से अभी वो ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है। धीरे धीरे जब ये इकाई स्तर पे ये फॉर्म पहुंचेगा और इकाई स्तर से जब वहाँ के सदस्यों के पास ये फॉर्म पहुंचेगा तो मैं समझता हूँ इस फॉर्म को जनगणना के लिए बहुत अच्छे टूल के तौर पे उपयोग में लाया जा सकता है। आपके मुख्य एजेंडे मुझे कुछ बताइए ना कि मतलब आप समाज के लिए ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि आपको महासभा अध्यक्ष बना दिया जाए और आपके आने से हमारे समाज को फायदा क्या मिलेगा? देखिए, यदि हम मुख्य एजेंडे की बात करें तो हमारे समाज में हमेशा मतलब जो एक सोच मैंने या समाज के प्रति जो मैंने हमेशा सोच रखी है वो सोच ये रही है कि हम समाज को आज क्या दे रहे हैं और आने वाले 20 वर्षों बाद हमारा समाज कहाँ होगा, कैसा होगा, हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कि काउंसलिंग की जब उनके अपने करियर के लिए वो करियर के ऊपर आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे वो इकाई स्तर या महासभा स्तर पे कभी भी वो व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। जबकि हमारे समाज में मतलब प्रत्येक क्षेत्र के महारथी जिनको हम बोल सकते हैं, जिनके पास पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र का अथाह ज्ञान मौजूद है, हम उनको लेके ऑनलाइन एक काउंसलिंग सेशन बना सकते हैं प्रत्येक इकाई के लिए, ताकि जिससे 10वीं और 12वीं के बच्चों को उनकी काउंसलिंग के लिए या उनके करियर के लिए आगे की राह सुनिश्चित हो सके। वही हम यदि और इसके अलावा दूसरी बात करें तो हमारे समाज में एक चीज की बात हमेशा चली है जिसे कि हम महाकोश का नाम दे रहे हैं। अब उस महाकोश के नाम की जब बात आती है तो हम उसमें देख रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन आज समाज की तरफ से उसमें हुआ है या हमने क्या चीज प्रस्तावित की है। मेरा उसमें प्रस्ताव सिर्फ इतना है कि हम 1 रुपये प्रति व्यक्ति, समाज के जो भी हमारे सदस्य हैं उसमें 1 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से यदि हम उसका कंट्रीब्यूशन शुरुआत करें तो कुछ समय में हमारे पास एक ऐसी राशि खड़ी हो सकती है जिससे कि हम महाकोश की जो कल्पना है उस कल्पना को हम साकार करने की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। वैसे ही हम यदि बात करें तो हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत से युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है और आज उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बल पे वो कहीं ना कहीं अपने मुकाम को हासिल करके बैठे हैं। तो क्या उनके अनुभवों का उपयोग हमारे समाज की उनके पीछे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलना चाहिए? तो इनको भी हम ऑनलाइन सेशन के माध्यम से ऑनलाइन एक व्यवस्था का निर्माण करके बच्चों तक उनका एक काउंसलिंग सेशन बना सकते हैं। फिर यदि हम एक बात करें तो कुछ हमारे समाज के कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि जिनको हम वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार से भी जिनकी आय जो है वो कम है, जरूरतमंद जिनको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कभी आज तक कभी मुझे महासभा के स्तर से वो चीज़ कभी दिखाई नहीं दी। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास इस पे भी रहेगा कि हम महासभा के स्तर से या महासभा के बैनर तले हम किस तरीके से उन ज़रूरतमंद बच्चों को या उन ज़रूरतमंद परिवारों को क्या सहायता दे सकते हैं, कैसी सहायता दे सकते हैं, उसके लिए कुछ काम करने की हमारी आवश्यकता है। वैसे ही कहीं ना कहीं एक जो अभी सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो अब आ रही है कि अब धीरे धीरे हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो नौकरी से अपना ध्यान हटाकर उद्योग की तरफ लेके जा रहा है। और ये एक हमारे समाज की अभी तक की बहुत बड़ी विडंबना रही है कि व्यवसाय करने वाले लड़के को लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मेरी सभी समाजजनों से एक अपील है ये भी कि कृपया अपनी इस मानसिकता को बदलें। यदि कोई युवा अपना खुद का स्वरोजगार कर रहा है या किसी उद्योग में लगा हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका भविष्य बहुत सुरक्षित है, वो आपकी लड़की को भी बहुत अच्छे से रखेगा। इसलिए थोड़ा सा मेरी एक ये शुरू से हो रही है कि अपना स्वरोजगार, यदि युवा स्वरोजगार की तरफ यदि आगे बढ़ता है
तो उसे समाज की तरफ से भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम नौकरी किसके लिए करते हैं? नौकरी हमेशा हम दूसरों के लिए करते हैं। तो क्यों ना जो नौकरी में समय हम देते हैं वो समय यदि हम अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए दें और स्वयं के व्यवसाय को उतना बड़ा करें कि यदि हम किसी एमएनसी के लिए काम कर रहे हैं और उस एमएनसी के बराबर अपने व्यवसाय को हम ले जाके खड़ा कर दें, तो इसमें हमारे समाज का जो गौरव बढ़ेगा वो एक अपने आप में एक अलग ही बात रहेगी। तो इस तरीके से कुछ एजेंडे जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी कुछ एजेंडे हैं जो कि भविष्य में और सामने आएंगे। भैया मेरा इसी तारतम्य में अगला प्रश्न ये है कि मेरे को ऐसा पता चला है कि आपको तो आपकी इकाई ने समर्थन पत्र नहीं दिया महासभा अध्यक्ष के लिए, तो ये एजेंडेज आप लेके किसी अन्य वरिष्ठ जन से या उनके भी एजेंडेज में ये बातें होंगी तो वो उसको संपन्न करवा देंगे, या जो भी महासभा अध्यक्ष बनेगा आप उस तक ये बातें रख दीजिए कि आप करें। तो आप क्यों मतलब क्या पद के लिए आप आगे आ रहे हैं या वाकई में समाज के लिए जुनून है? अक्षय जी, आपके सवाल में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि दो अलग अलग सवाल जी। सबसे पहला तो आपने जो बोला कि इकाई में समर्थन दिया, ठीक है, तो क्या हमारे संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान है? नहीं मतलब प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं ये कि समर्थन भी तो होता है कि हम साथ में कैंपेनिंग के लिए जाएंगे या बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ मैं, पर इकाई की बात आई है तो इकाई के लिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, बस समर्थन जरूर है। मुझे जिन्होंने प्रेरित किया है, जिनके कारण से मैं प्रेरित हुआ हूँ, वो अपनी जगह है, पर मेरा ऐसा मानना है कि इकाई के समर्थन के लिए ठीक है कि मैं अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैंने अपनी उम्मीदवारी घोषित की हो, इकाई का भी समर्थन जो भी मुझे अपने तरीके से लेना है वो मैं ले सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो समर्थन है वो समर्थन युवाओं का है। युवाओं ने ही मेरा नाम आगे बढ़ाया है। उसके बाद मैंने अपनी दावेदारी का कंफर्मेशन किया था, और जो कि नर्मदा प्रखर के माध्यम से ही मेरा नाम समाज के सामने गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा युवाओं ने आगे बढ़ा है, तो युवाओं तो मतलब बमुश्किल कुछ ही युवा होंगे जो वोटर होंगे। आप फिर कैसे आपके सपोर्ट में मतदाताओं को ला पाएंगे या जीत कर? बिल्कुल ये तो आगे का समय है, आगे का टास्क है हमारे लिए। मतलब आपको ऐसा क्या विश्वास है कि वरिष्ठ जन आपकी बातों के आगे झुकेंगे या आपकी तरफ आएंगे? ऐसा क्या आप उनको मोहित कर सकते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है कि यदि समाज के प्रति मेरी कोई सोच है या मैं कुछ समाज के प्रति कोई विजन लेके समाज की इकाइयों के या जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव के लिए अपने नियुक्त किए गए हैं, उनके सामने मैं अपना कोई एक विजन रखता हूं कि मैं समाज के बारे में ये सोच रहा हूं। बाकी उनका अपना स्वविवेक है कि वो मुझे कितना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, पर मेरे अपने जो चुनाव समाज को लेके जो मेरे बिंदु हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पटवारी जी, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? पक्का है? बिल्कुल। उठाएंगे तो नहीं? डरेंगे तो नहीं? इसमें डरने वाली डरने वाली मतलब ये कि मैं तो नहीं यार, बस ये माहौल बनाना था, बना लिया, अब मैं चले जाता हूँ, या ये देखिए मैं क्योंकि आपका ही मैंने कहीं पोस्ट पढ़ा अभी रिसेंटली 2 दिन या 3 दिन पहले, तो मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, हमेशा रहूंगा। मैंने शुरू से एक चीज की पैरवी करी है कि समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए, और इस महासभा चुनाव में भी यदि सर्वसम्मति बनती है तो सबसे पहला, यदि किसी एक नाम की सर्वसम्मति बनती है और वो नाम यदि मेरा नहीं है, तो सबसे पहले अपना नाम वापस भी लेने वाला मैं ही हूँ। सर्वसम्मति के अगर प्रयास ही ना हुए तो? सर्वसम्मति के यदि प्रयास, चुनाव की डेट आ गई है, सर्वसम्मति के यदि प्रयास नहीं होते हैं तो फिर चुनाव लड़ेंगे। वैसे मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो हैं, जो इस महासभा चुनाव के चुनाव अधिकारी हैं, वो इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह तो थे आदरणीय श्री चैतन्य पटवारी जी के विचार, महासभा अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हैं ये। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2 मई 2021 खंडवा चुनावी नर्मदी ब्राह्मण समाज धर्मशाला में चुनाव का आयोजन है। सभी मतदाता
जिन्हें मतदान की पात्रता है वो जरूर पहुंचे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचाव रखें। इसी तारतम्य में मैं आगे पूछना चाहूंगा कि भैया शताब्दी समारोह भी होने जा रहा है 19 मार्च 2021 भोपाल में। मैं भैया से विचार जानना चाहूंगा कि शताब्दी समारोह क्या है और क्यों उपस्थित हों, किस लिए उपस्थित हों, क्या कार्यक्रम है, कब है, एक अपील मेरे दर्शकों से आपके द्वारा। देखिए, शताब्दी महासमारोह की यदि मैं बात करूं तो शताब्दी महासमारोह जो है वो हमारे समाज की जो महासभा का गठन हुआ था सन 1920 में, उसको हम पूरे 100 साल 2020 में पूरे कर चुके हैं। कोरोना काल के कारण हम अपना वो शताब्दी समारोह 2020 में नहीं मना पाए। अब कुछ हमें थोड़ी सी कोरोना से राहत मिली है, वैसे राहत कोई बहुत बड़ी नहीं मिली है, पर फिर भी जो थोड़ी बहुत राहत मिली है उस कारण उसके बाद हम 19 मार्च को अपना ये शताब्दी समारोह मना रहे हैं। तो मेरी सभी समाज के वरिष्ठ, युवा, महिला, पुरुष सभी से एक अपील है कि हमें अपने समाज के इस महाकुंभ में अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए आप भोपाल में 19 मार्च को सुबह 9 बजे विज्ञान भवन जरूर पहुंचें और इस महाकुंभ में अपना योगदान दें, ये अपनी आहुति दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि समाज में हमें एक उदाहरण पेश करने का मौका मिले कि हमारा समाज संगठित है, लोगों तक ये संदेश जाए कि हमारा समाज इस विपरीत परिस्थिति में भी संगठित होकर एक अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहा है और साथ ही युवाओं तक एक संदेश भी दे कि हमारा समाज आज भी उन मान्यताओं को मानते हुए अपनी सारी सामाजिक स्वजनों के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों की भी पूर्ति कर रहा है और साथ ही हमारा समाज संगठित है। सबसे पहला संदेश जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी तरफ से जाना चाहिए वो एक संगठित होने का जाना चाहिए और यही इस शताब्दी महासमारोह का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया भोपाल में 19 मार्च को शताब्दी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भैया आपका, नर्मदा प्रखर के सभी दर्शकों का धन्यवाद। हम और हाजिर होंगे आपके पास इस महासभा के चुनावी आयोजन को देखते हुए, अन्य प्रत्याशियों के या अन्य वरिष्ठ जनों के विचार आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि।